नमस्कार। हम अगले सत्र में प्रवेश कर रहे हैं और यह सत्र 9वां रामायण चौबे स्मृति लोक व्याख्यान का है। और इसमें आज हमारे साथ व्याख्यान देने के लिए संजय कुमार जी हैं, जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे राम प्रसाद भट्ट जी, जो भारतविद हैं, जर्मनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले व्याख्यान प्रसंग के लिए डॉक्टर रश्मि चौबे को आमंत्रित करता हूं कि वो इस प्रसंग में कुछ बातें अपनी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उज्ज्वल जी। एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए क्रिएटिव हिस्ट्री एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 के व्याख्यान मेरा गांव मेरा इतिहास पर केंद्रित है, उसमें हम आप सभी का स्वागत करते हैं। चूंकि ये व्याख्यान 9वां व्याख्यान होने जा रहा है, इसके पहले 8 व्याख्यान हो चुके हैं, जिसकी रूपरेखा मैं थोड़ा आप लोग को देना चाहूँगी। ये पहला रामायण चौबे स्मृति लोक व्याख्यान 2013 से आरंभ हुआ है और यह सबसे पहले अहरौली बक्सर दीपक राय जी इसके मुख्य वक्ता रहे और नागेंद्र नाथ ओझा जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरा अहरौली बक्सर में ही सुरेश कांटक जी इसके मुख्य वक्ता थे और कुमार नयन जी उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। 2015 में पुनः अरियाव डुमराव ने फौजदार मांझी जी इसके मुख्य वक्ता रहे और सुर कुमार सिंह जी ने अध्यक्षता की थी। 2016 में दिल्ली में हितेन पटेल जी ने व्याख्यान दिया था और चित्रा मुदगल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 2017 में बक्सर में जवाहरलाल श्रीवास्तव जी ने इस व्याख्यान को अपनी अपनी बात रखी थी और ओम प्रकाश राय जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 2018 में बक्सर में ही लक्ष्मीकांत मुकुल जी ने इसकी व्याख्यान दिया था और अभिनंदन कुमार ने इसकी अध्यक्षता की थी। 2019 में जगदीशपुर आरा में कबरुद्दीन खान जी ने अपना व्याख्यान दिया था और सुरेश पाठक जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 2020 में कोरोना की वजह से गूगल वेबिनार पर ही हम लोगों ने कार्यक्रम को राम प्रसाद भट्ट जी ने इसकी व्याख्यान दिया था और प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी जो इतिहासकार भोपाल से जुड़े थे, जो इस बीच हम लोगों के बीच कोरोना काल में ही चले गए, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सिलसिला 2013 से जो शुरू हुई थी 2020 और इस बार 2021 में पुनः वेबिनार के तहत ही हम जुड़ रहे हैं और इस बार जो व्याख्यान देने जा रहे हैं, जैसा कि उज्ज्वल जी ने बताया कि संजय कुमार जी देने जा रहे हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता फिर से राम प्रसाद भट्ट जी करेंगे। मित्रों, लोक समाज के इतिहास पर बात करना इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य और दायित्व भी है। इतिहास की जो अनंत धाराएं होती हैं, उनका गहरा संबंध मानव समाज की उन ऐतिहासिक परंपराओं से होता है जिनसे समाज बनता है। समाज का निर्माण गांव से होता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2013 से मेरा गांव मेरा इतिहास पर लोक व्याख्यान कराते आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गांव के इतिहास को समझना है और इसलिए यह कार्यक्रम हमेशा हम लोग गांव में ही कराते रहे हैं, क्योंकि देश के इतिहास को समझने के लिए गांव को समझना बहुत जरूरी लगता है। क्योंकि किसी भी गांव के बनने और बसने के पीछे एक कहानी होती है, एक उद्देश्य होता है। उसका एक पारंपरिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पहलू भी होता है। कोई भी गांव यूं ही नहीं बसता है, उसके बनने के पीछे वहां का परिवेश होता है। जैसे वहां की जलवायु, नदी, क्योंकि सभ्यताएं हमेशा नदी के किनारे ही विकसित होती है, मिट्टी, वनस्पति या धार्मिक स्थल, आश्रम, ऋषि मुनियों के आश्रम। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे गांव जो हमेशा युद्ध, बाढ़, भूकंप, महामारी को लेकर जूझते हैं और फिर से जूझते हुए पुनः अपना विकास करते हैं।
मुझे लगता है कि ग्रामीण जीवन का अपना एक महत्व है। गांव उसे मजबूत या जीवट बनाने में पूरी मदद करता है। गांव के लोगों की भाषागत अभिव्यक्ति गीतों, कहानियों, उक्तियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रहती है। स्वाधीनता आंदोलन के समय असंख्य लोग माइग्रेट कर सूरीनाम, मॉरिशस, गयाना गए और अपनी पारंपरिक ज्ञान, रीति रिवाज, संस्कारों को भी लेकर गए और आज भी अपने गांव को नहीं भूल पाए हैं। यह मैंने महसूस किया है जब 2009 में मैं एक कॉन्फ्रेंस में मॉरिशस गई थी, तो वहाँ के लोगों के रहन सहन में भारतीयता की झलक मिली थी। चूंकि भाषा वहाँ की क्रियोल है, लेकिन फिर भी वो लोग, वहाँ के लोग अपने गांव माने भारत के गांव की भाषा को जीवित रखे हुए हैं और वे भोजपुरी में ही बात करते हैं। जबकि ग्रामीण इतिहास पर, जैसा कि देवेंद्र जी ने बताया, कि फ्रांस और अमेरिका में भी काफ़ी काम हो चुका है। और मैं मार्क ब्लॉक को फिर से उद्धृत करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास लेखन में गांव के सामाजिक इतिहास के, कृषक जीवन के और खेत करने के औजार के, हल के प्रकार, हल में जानवरों की जुताई, जल चक्की और पंचक्की के विकास, खेत की प्रणाली, खाद डालने की प्रक्रिया का ऐतिहासिक दृष्टि से विश्लेषण किया है, जिसे आप 1921 में प्रकाशित पुस्तक फ्रेंच रूरल हिस्ट्री में देख सकते हैं। इसी तरह ग्रामीण इतिहास पर अमेरिका के वॉल्टर हाउजर भी कहते हैं कि किसी भी देश के इतिहास में किसानों के महत्व और उसकी भूमिका को बारीकी से समझना बहुत जरूरी होता है। भारत में भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो भारतीय परंपरा के आधुनिक विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने अपने लेखन में परंपराओं में एवं ऐतिहासिक युद्धों को महत्व दिया है। यही कारण है कि आगे चलकर गांधी जी गांव से जुड़ते हैं और अपने आंदोलन को सिर्फ मध्यम वर्ग का आंदोलन न बताते हुए गांव के किसानों से, आम जन से और स्त्रियों से जुड़ते हैं और एक बड़ा आंदोलन का रूप देखते हैं। यही कारण है कि गांधी के सपनों के भारत में गांव के समाज की तस्वीर दिखाई पड़ती है और अपने आंदोलन को स्वदेशी और चरखा से जोड़ते हुए आर्थिक स्वावलंबन पर जोर देते हैं। मित्रों, हर व्यक्ति का अपना एक गांव होता है और वह उस गांव के परिवेश को अपने मस्तिष्क के किसी कोने में संजो कर रखता है और उसे बार बार इतिहास से जोड़ता है। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने हम जा रहे हैं, जो एक नए इतिहास के बनने में बहुत मदद करेगी। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने आमंत्रित अतिथि को बुलाना चाहूँगी, संजय जी को, और इसके संचालन के लिए डॉक्टर उज्ज्वल को मैं अनुमोदन करती हूँ कि वे अपना कार्य करें। डॉक्टर उज्ज्वल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चूंकि विलंब से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं बिना किसी समय गंवाए सीधे संजय सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है उज्ज्वल जी? जी आ रही है सर। नमस्कार आप सबों को। और आप फिर मैं समय की सीमा को सीमांकित कर दे, मेरी समय सीमा क्या है? 15 से 20 मिनट अगर रहे तो ज्यादा अच्छा। थैंक यू। क्रिएटिव हिस्ट्री ग्रुप, रंगश्री और JNU स्कॉलर्स ग्रुप के द्वारा संयुक्त आयोजित इस रामायण चौबे स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रसिद्ध भारतविद डॉक्टर राम प्रसाद भट्ट, कार्यक्रम के व्याख्यान प्रसंग की प्रस्तोता रश्मि चौबे और संचालन मंडल, और साथ ही साथ वेब तकनीक से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर के यूरोप तक में फैले हुए जो हमारे प्रबुद्ध श्रोता समूह हैं, मैं आप सबों का अभिवादन करता हूं और मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। धन्यवाद आयोजकों को कि आपने गांव को ऐतिहासिक विमर्श, अध्ययन, शोध और गवेषणा के केंद्र में रखा है। और यह मैं समझता हूं कि एक अल्टरनेटिव हिस्टोरियोग्राफी या एक कह सकते हैं अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ वॉचिंग हिस्ट्री
इतिहास को देखने की एक वैकल्पिक दृष्टि का एक शायद हम समानांतर निर्माण कर रहे हैं। चूंकि गांव के नैरेटिव्स के बारे में हम विद्वान वक्ताओं के आलेख और वक्तव्य को सुन रहे थे, मैं अपनी बात में एक प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन देना चाहूंगा कि एक बेसिक सिद्धांत है इतिहास का, नो थियरी नो हिस्ट्री। सिद्धांत नहीं तो इतिहास नहीं। कोई भी इतिहास एक सिद्धांत की एक कसौटी पर, एक पैमाने पर उस नैरेटिव्स को एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं, अदरवाइज फिर वह केवल एक नैरेटिव अकाउंट रह जाता है। तो मेरी दृष्टि में लगता है कि ग्रामीण इतिहास, हिस्ट्री ऑफ विलेज या विलेज हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमको एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, एक सैद्धांतिक उपकरण या पैमाने का भी निर्माण करना होगा। दूसरी बात जो कि सबसे एक महत्वपूर्ण यह है कि आखिर गांव समाज विज्ञान और इतिहास लेखन की मुख्य धारा में अनुपस्थित क्यों है, या गौण क्यों है, या मार्जिनलाइज्ड क्यों है, सब्सिडाइज क्यों है। तो मुझे लगता है कि शायद हिस्टोग्राफी का एक सामान्य छात्र इस बात की ओर दृष्टि डालेगा तो उसे पता लगेगा कि भारतीय इतिहास लेखन की जो प्राथमिकताएं थी और उसका जो सोच और उसका दृष्टिकोण था वह औपनिवेशिक सोच और ढांचे के अंतर्गत था। विशाल और महान सभ्यताओं के अध्ययन और उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचे हुए राजवंशों का उदय, महान राजाओं की राजबलियां और प्रशस्तियां, पराक्रमी राजाओं के पराक्रम और वैभव, महत्वपूर्ण शहरों, तीर्थ स्थानों के अध्ययन में गांव अध्ययन की इकाई के एक स्वतंत्र और स्वायत्त इकाई के रूप में उभर करके नहीं आया। और इसके पीछे का जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण, जो आधारभूत और मौलिक कारण है, वह यह था कि हमारी इतिहास लेखन की पूरी परंपरा एंग्लो सैक्सन ट्रेडिशन से प्रभावित थी। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभिक 5 दशकों में भारतीय इतिहास लेखन पर रांके के इतिहास दर्शन का प्रभाव था, जिसमें लिखित सामग्री, लिखित स्रोतों और अभिलेखागारीय सामग्री के प्रचुर और प्रभुत उपयोग पर अत्यय बल था, जिसके चलते इतिहास लेखन में उन गांवों, उन कस्बों, उन जनजातीय समूहों, उन असाक्षर ग्रामीण समुदायों के इतिहास को हम दर्ज करने में विफल रहे। और दूसरी बात है कि रांके के इतिहासवादी लेखन को राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की परंपरा ने हूबहू पिछलग्गू के रूप में फॉलो अप किया। और रांके के 2 प्रसिद्ध अनुयायी हुए फ्रांसीसी इतिहासकार, एक का नाम है लांगडुआ और दूसरा का नाम है सेन्योबी। लांगडुआ और सेन्योबी ने कहा कि नो डॉक्यूमेंट्स नो हिस्ट्री, दस्तावेज नहीं तो इतिहास नहीं। यह एक प्रकार से यह एक बौद्धिक फतवा था जिसके द्वारा उन हजारों और करोड़ों जनगण को इतिहास विहीन अतीत का हिस्सा मान लिया गया, जिनके इतिहास, जिनके अतीत की पहुंच के लिए हमारे पास कोई लिखित स्रोत, कोई पांडुलिपियां, कोई पोथियां, कोई जीनियोलॉजी नहीं थी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इस संदर्भ में कि यूरोपीय इतिहास लेखन की दृष्टि में भारतीय गांव का चित्रण किस रूप में हुआ। तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन कहें या औपनिवेशिक इतिहासवादी लेखन, उसने भारत की एक ऐसी तस्वीर पैदा की, एक ऐसी तस्वीर को का सृजन किया जिसमें कि भारतीय जनगण को अहिस्टोरिकल, ऐसा जनगण जिसके पास इतिहास की अपनी कोई चेतना नहीं है, इतिहास की कोई अपनी धारणा नहीं है, क्योंकि वह यूरोपीय पैमाने पर भारतीय इतिहास को देख रहे थे। और दूसरी दृष्टि जो हुई वह भारत की जो समझ हुई, भारतीय ग्रामीण भारत की जो समझ हुई, वह समझ एक जड़ समझ के रूप में आई और भारतीय गांवों को, भारतीय समाज को उन्होंने जड़ माना, उन्होंने उसको अंधविश्वास और मिथकों से पूर्ण माना, गतिहीन माना, जिसमें गतिशीलता नहीं थी, सामाजिक मोबिलिटी नहीं थी, स्टेग्नेंसी थी। और इस बात का प्रभाव मार्क्स और एंगल्स जैसे प्रोग्रेसिव राइटर्स ने भी हूबहू अपनी रचनाओं में दोहरा दिया कि इंडियंस हैव नो चेंज सोसाइटी। भारतीयों की हजारों वर्षों से जो गांव हैं, समुदाय हैं, उसमें चेंज, परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है इतिहास जो कि केवल अतीत की स्मृति नहीं है बल्कि परिवर्तन और निरंतरता का अध्ययन है, तो उस ऐतिहासिक कारकों जिसके द्वारा की परिवर्तन की बुनियाद होती है उसको एक साइलेंस जोन में मान लिया गया और कहीं न कहीं गांव इतिहास लेखन की परिधि से वंचित रह गया।
तीसरी बात जो कि उससे भी ज़्यादा शायद महत्वपूर्ण है, हम गांव के संदर्भ में जब बात करते हैं कि गांव एक इकाई के रूप में किस रूप में इमर्ज कर करके हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। तो समाज विज्ञान में खास कर करके मानव शास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने, इथनोग्राफर्स ने भारत के विभिन्न गांवों कस्बों का अध्ययन किया, इसके बारे में कि पूर्व वक्ताओं ने काफी चर्चा की। एमएन श्रीनिवास, मैक्किम मैरियट, डेविड मेंडलबम या फिर एस.सी. दुबे हैं या फिर के.एल. शर्मा हैं, इन लोगों का जो ग्रामीण अध्ययन है वह केवल एक गांव का अध्ययन नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय समाज की जो मुख्य धारा है उसको समझने का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल मिलता है। और एक छोटा सा उदाहरण है कि एमएन श्रीनिवास ने पूर्वों के अध्ययन में जिस रामपुरा गांव का अध्ययन किया और जिससे संस्कृतिकरण की धारणा निकली, वह संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है पूरे भारतीय समाज में सदियों से चले आ रहे सामाजिक संक्रमण और सामाजिक परिवर्तन को समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैद्धांतिक उपकरण है। तो उन ग्रामीण अध्ययनों को हम खारिज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो डेविड मेंडलबम का अध्ययन हो या समीर पेट में श्यामाचरण दुबे का अध्ययन हो। इन ग्रामीण अध्ययनों के द्वारा, और खास करके आंद्रे व्यक्ति ने जो तंजौर के समाज में अध्ययन किया, एक छोटे से गांव का समग्र और सांगोपांग अध्ययन करके जो समाज शास्त्र की अवधारणा निकली, वह ऐतिहासिक काल से डिफरेंट इपॉक्स ऑफ टाइम में भारत के सामाजिक परिवर्तनों और इतिहास की धाराओं को समझने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के रूप में डेवलप हुआ। तो दूसरी बात है कि आज तक हम लोगों ने इतिहास के पृष्ठ पर किसी गांव का उल्लेख पहली बार औपनिवेशिक काल में पाते हैं। जब हम इस व्याख्यान की तैयारी कर रहे थे तो मैं प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कई प्रामाणिक पुस्तकों और कई संदर्भ ग्रंथों की बिब्लियोग्राफी को देखा और खोजा कि विलेज शब्द कितनी बार आता है। तो बड़े दुख की बात है कि विलेज शब्द केवल मुझे एक बार अर्ली मेडिवल पीरियड में मिलता है, ए.के. चौधरी की पुस्तक, जिसमें कि वह सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न विलेजेज की बात करते हैं। और शेष जो मिला वह रूरल हिस्ट्री की बात आई, अर्बन रूरल डायकोटमी की बात आई। यानी भारत का गांव इतिहास के शीर्षक के रूप में, टॉपिक के रूप में भारत की मुख्य लेखा इतिहास लेखन की जो मुख्य धारा है उससे सर्वथा अनुपस्थित है। यह एक बहुत बड़ा हिस्टोरियोग्राफिकल साइलेंसिंग है, जिसको हम कह सकते हैं कि इतिहास लेखन की एक बहुत बड़ी एक लैकुना थी, एक कमी थी, जिसको कि पूरा करने का एक कांस्टेंट और एक पैरेलल प्रयास शायद इस मंच के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही श्लाघनीय है। दूसरी बात है, ये तो मेरी सैद्धांतिकी हुई। मैं जिस बात पर बोलने जा रहा हूँ, चूंकि मेरी पूरी कर्मभूमि है वो उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में जयहरी खाल का नाम इतिहास के पृष्ठों पर तो दर्ज नहीं है, किंतु मुझे लगता है कि साहित्य का कोई भी अदना अध्येता या थोड़ा सीरियस अध्येता थोड़ा भी है तो जयहरी खाल को साहित्य के पृष्ठ पर जरूर पाता है। और मैं इशारा करना चाहूंगा, चूंकि इसमें साहित्यकार, इतिहासकार, समाजशास्त्री सबों का एक बहुत ही एक अमलगम है। तो पहली बात तो यह है कि जयहरी खाल के बारे में जो सबसे पहली और प्रारंभिक सूचना है वह यह है कि हिंदी साहित्य की जो प्रथम पीएचडी हुई और प्रथम डिलीट हुई, और जिसके मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में पीताम्बर दत्त बर्थवाल, उनकी जो जन्मभूमि है वह पाली गांव है, जो कि जयहरी खाल के बगल में है। और पीताम्बर दत्त बर्थवाल की केवल जो पीएचडी जो हुई वही उस स्थल के रूप में नहीं आती है, वह दौर था जब हिंदी में भी जो पीएचडी की जाती थी वह अंग्रेजी भाषा में की जाती थी। और पीताम्बर दत्त बर्थवाल के साथ साथ धीरेन्द्र वर्मा और बाबूराम सक्सेना ने भी अपनी पीएचडी लैंसडाउन के डाक बंगले में पूरी की। यह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो कि हिंदी के प्रथम डिलीट हैं, जिनका कि शोध भारत में भी एग्जामी नहीं किया गया, वह दौर था जब शोध की जो प्रविधि और शोध की जो भाषा थी वह केवल और केवल अंग्रेजी में की जाती थी। हिंदी का भी शोध वह अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाता था। उस दौर में इस क्षेत्र में पीताम्बर दत्त बर्थवाल साहित्यकार का जन्माविर्भाव हुआ। और दूसरा जो जयहरी खाल का परिचय है, जो ज्यादा लोकप्रिय है, जो ज्यादा विज्ञ है साहित्य के मंडल में, वह है 1981 से 1988 ईस्वी के बीच जनकवि नागार्जुन का एक लंबे समय तक दीर्घकालिक प्रवास होता है जयहरी खाल में।
और जहरी खाल को यह एक नियति के रूप में, एक सौभाग्य के रूप में प्राप्त होता है, जो सौभाग्य शायद दिल्ली और इलाहाबाद जैसे शहरों को प्राप्त होता है कि जहरी खाल कविता का शीर्षक बन जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि नागार्जुन की बहुत प्रसिद्ध कविता है, उमर घुमर कर नभ में छाए बादल जहरी खाल के, क्यों करते हैं इतने नखरे बादल जहरी खाल के, क्यों लगते हैं इतने बिखरे बादल जहरी खाल के, शस्य श्यामला धरती होगी और पौड़ी गढ़वाल की। तो जहरी खाल को नागार्जुन ने अपनी सर्जना में टॉपिक बनाया, एक विषय बनाया, और साथ ही साथ बादल को घिरते देखा कविता लिखा। और साथ ही साथ नागार्जुन समग्र रचनावली में आप देखेंगे कि 1981 से 88 के बीच में नागार्जुन के ढेर सारे पत्र हैं, संवाद हैं, वह जहरी खाल उसमें पता लिखा हुआ है। और इतना ही नहीं, बाबा नागार्जुन की 75वीं जो जन्म की जो बर्थडे उनका मनाया गया, सेलिब्रेशन हुआ, वो भी जहरी खाल ही में मनाया गया, जिसमें ढेर सारे साहित्यकार आए। तो नागार्जुन के बहाने जहरी खाल ढेर सारे साहित्यकारों के लिए एक तीर्थस्थली बन गई। और मैनेजर पांडे, मंगलेश डबराल, गिरीश उर्फ गिरदा, कुंवरपाल सिंह, नमिता, कांति सिंह, कांति प्रसाद सोज, ढेर सारे साहित्यकार उस बीच में जहरी खाल में आते हैं बाबा के बहाने, क्योंकि वो बाबा का नागार्जुन है। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जहरी खाल में रह करके वह केवल प्रकृति के नैनाभिराम का वर्णन नहीं करते हैं, बल्कि वहीं से वह कालिदास के मेघदूत को चुनौती देते हैं और कहते हैं, कहाँ गया धनपति कुबेर और कहाँ गई तेरी अलका। तो ये नागार्जुन की स्थली के रूप में भी, सृजन स्थली के रूप में भी जहरी खाल की प्रसिद्धि और ख्याति है। और बात तो ये तो हो गई जहरी खाल का एक साहित्यिक परिचय। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तराखंड में 15,117 गांव अभी हैं, और गांवों की संख्या कम रही है, वो मानचित्र से हट रहे हैं, क्योंकि पलायन की समस्या जो है पहाड़ की सबसे बुनियादी और सबसे मौलिक समस्या के रूप में उभर करके आ रही है। लेकिन पहाड़ के गांवों का जो नामकरण है वो एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से हुआ है। राम प्रसाद भट्ट जी जानते होंगे, अगर मैं जहरी खाल कह रहा हूँ, अगर मैं भिखिया सेन कह रहा हूँ, अगर मैं द्वारकोट कह रहा हूँ, तो नाम के साथ जो प्रीफिक्स लगा हुआ है या सफिक्स लगा हुआ है, उससे आप गांव के भूगोल को स्केच कर लेंगे। खाल वह भूमि हुई जो दो पहाड़ों के बीच में स्थित जो क्षेत्र होता है, जो कि रहने के लिए, रिहाइश के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है। समतल भूमि होती है जहां से कि पहाड़ के नैनाभिराम को आप देख सकते हैं, और बसावट और पानी की दृष्टि से भी वहां पर नौले खाले होते हैं, इसलिए वो खाल होता है। अगर सैन की बात करेंगे, भिखिया सेन, चैलू सेन, ये जो नामकरण इतने साइंटिफिक है कि सैन का मतलब हुआ वो दो पहाड़ी के बीच में तो होगा, किंतु पहाड़ी का जो बीच वाला भूभाग होगा बहुत ही उथला हुआ होगा। यानी रहने की दृष्टि से खाल जो है सो ज्यादा बेटर है अपेक्षाकृत सैन से। वही हाल कोटी का है, वही हाल तल्ली का है, वही हाल मल्ली का है। और इतना ही नहीं, जो बहुत प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट के रूप में मसूरी है, मसूरी भी किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है, मंसूर नामक पौधे से है। तो कुमाऊं के ग्राम नाम पर कल्पना पंथ ने काम किया है, और जिसका निर्देशन डी शर्मा ने किया था, ताराचंद त्रिपाठी ने। उसमें उन्होंने कुमाऊं के ग्राम नाम में दिखाया कि कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र में जो गांवों का जो नामकरण किया गया है वह विशुद्ध उसके भौगोलिक वैशिष्ट, उसके वानस्पतिक वैशिष्ट और उसके सामाजिक वैशिष्ट को दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भिखिया सैन में रहता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि उसकी टोपोग्राफी क्या होगी। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि पालकोट में रहता हूं, हसन खेत में रहता हूं, तो आप उसके भूगोल, जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी को समझ जाएंगे। तो लगता है कि पहाड़ के लोगों का जो गांवों के नामकरण की जो एक पद्धति थी वो कितनी वैज्ञानिक, कितनी प्रासंगिक और कितनी सामयिक थी। एक बात। दूसरी बात है कि जो ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से ये जो क्षेत्र है वह सेंट्रल हिमालयन रीजन कहलाता है, जिसको कि हम कहते हैं कि मध्य हिमालय क्षेत्र कहलाता है। मध्य हिमालय क्षेत्र का जो भू राजनीतिक महत्व है और भू रणनीतिक महत्व है, जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल महत्व यह है कि गदर के 35 साल पहले ही अंग्रेजों ने उस क्षेत्र को मिला लिया। 1857 के गदर के पहले ही 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि के द्वारा पूरे मध्य हिमालय के इस क्षेत्र को, जिसे कि आज हम मॉडर्न उत्तराखंड स्टेट के रूप में जानते हैं, उसको अंग्रेजों ने मिला लिया। इस बात को समझने की जरूरत है कि यह जो क्षेत्र है
केवल जियोपॉलिटिकली या जियोस्ट्रेटिकली केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेस और साथ ही साथ अंग्रेजों का जो एक तिब्बत और चाइना के साथ सेंट्रल इंडिया में जो प्रवेश मार्ग है उस पर भी रख रखाव करने के लिए यह क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तीसरी बात जो सबसे उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि गदर की बात होती है तो गदर के बाद भारतवर्ष में करीब 7 कैंटोनमेंट्स की स्थापना होती है, सैनिक छावनियों की स्थापना होती है। उसमें से 3 छावनी केवल उत्तराखंड के छोटे से क्षेत्र में बनता है, वह चकराता है, वह रानी खेत है और वो लैंसडाउन है। यानी 1857 के गदर के बाद केवल अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत केवल ब्रिटिश सत्ता को नहीं जाती है, बल्कि उसकी आर्मी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में एक चेंज होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड का जो सिलेक्शन होता है वो किस रूप में किया जाएगा उसकी प्राथमिकताएं बढ़ती है। और यह जो जिस जहरी खाल की मैं बात करने जा रहा हूं वह 1887 में कालो डांडा के रूप में था, जिसे कि जब कैंटोनमेंट बनाया गया तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम से उसका नामकरण कर दिया गया। उसी के साथ इस छोटे से कस्बाई अब तो शहर के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है, इस छोटे से गांव का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में यहाँ पर आबादी की बसावट प्रारंभ हुई, शुरुआत हुई। और वह जो थी साम्राज्यिक जरूरतों को पूरा करने के हिसाब थी, क्योंकि लैंसडाउन कैंटोनमेंट की स्थापना हो चुकी थी और लैंसडाउन कैंटोनमेंट जो था वह अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही सेफ और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही एक लैंडमार्क पोजीशन में था, जहां से वह गढ़वाल और कुमायूं यानी जिम कॉर्बेट राजाजी नेशनल पार्क दोनों के बीच का जो एरिया है उसके मिडिल पार्ट पर जियोस्ट्रेटिकली अपने आप को वो स्टेशन कर रहे थे। इस रूप में जब जहरी खाल का डेवलपमेंट होता है तो 1917 ईस्वी में स्थानीय लोगों के प्रयासों से वहां पर एक विद्यालय की स्थापना होती है और 1917 के बाद 1932 आते आते उसको प्रांतीय राजकीयकरण का दर्जा दे दिया जाता है और उसका नाम किंग जॉर्ज हाई स्कूल हो जाता है। और आजादी के ठीक एक वर्ष पहले 1946 में उसको उच्चीकृत करके गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जहरी खाल के रूप में उसको एलिवेट कर दिया जाता है। तो ये जो एक प्रकार का जो दौर था वह इंग्लिश सिस्टम जो अंग्रेजी सत्ता हुकूमत जो थी वह एक बहुत ही लोकप्रिय मेजर के द्वारा लोकप्रिय हो रही थी। दूसरी बात इस क्षेत्र में और भी कहना चाहूंगा जो कि इम्पोर्टेंट है वह यह है कि अंग्रेजों ने जब 1815 में सुगौली की संधि के द्वारा इस पूरे क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया तो इसका लोगों ने स्वागत किया। अब प्रश्न उठता है कि लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत का स्वागत क्यों किया, क्योंकि इसके ठीक पहले जो गोरखों का शासन था जो कि वहां के लोगों के कंसाइंस में अत्याचार, निर्ममता और एक बहुत ही बहसी ताकत हुकूमत का प्रतीक था। और आज भी पूरे गढ़वाल में एक शब्द है गोरख्यानी। गोरख्यानी शब्द का मतलब होता है कहर, अत्याचार, अनाचार। वह उस गोरखा शासन की याद दिलाता है जब गोरखों ने यहाँ के स्थानीय गढ़वाल की आबादी और बसावट पर बेइंतहा जुल्म ढाले थे। तो वहाँ की भाषिक अभिव्यक्तियों में भी गोरखा शासन और गोरखा हुकूमत का जो एक इम्पैक्ट था, जो उसकी जो यादें थी वो तरोताजा हो जाती है। और आज भी लोग कहते हैं कि गोरख्याली हो गया। गोरख्याली का मतलब अफरा तफरी कहर। तीसरी बात कि यह जो जहरी खाल का जो छोटा सा गांव है जो कि धीरे धीरे कस्बे के रूप में डेवलप कर रहा है, यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन हुआ। वह सामाजिक आंदोलन था जिसकी अनुगूंज की गांधी तक पहुंच गई। वह आंदोलन था दलितों का, जिसे कि डोला पालकी आंदोलन कहते हैं। इस क्षेत्र में खास करके पौड़ी जिले में जो दुगड्डा, जहरी खाल, मंदोली के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर आर्य समाज का प्रभाव 1915-16 से काफी बढ़ गया था। स्वामी परमानंद 1921 में इस क्षेत्र का दौरा करते हैं और यहाँ पर जो सवर्णों की आबादी है उसको टेक्निकली यहाँ सर म्यूट हो गया। सर म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। संजय सर म्यूट हो गया। सर ये कितना मिनट समय है उज्जवल जी?
हेलो। आप जितनी जल्दी कंक्लूड कर दीजिए सर। बस मैं समझ रहा हूं कि मैं अपने समय से आगे निकल रहा हूं। तो ये डोला पालकी आंदोलन जो था, यहाँ के दलित शिल्पकारों का आंदोलन था, और उस आंदोलन की जो एक भूमिका यह थी कि वहाँ के शिल्पकार जो कि दलित वर्ग में आते थे, आज की टर्मिनोलॉजी में, उनको उत्सवों और सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर सुंदर परिधान और सुंदर आभूषण पहनने की आजादी नहीं थी, और वो अपनी बारात भी सवर्णों के घर उसके रिहाइश से गुजर नहीं सकती थी, और साथ ही साथ वो अपने नव विवाहित दुल्हनों को भी डोला और पालकी में नहीं ला सकते थे। और यह आंदोलन 1916 से शुरू हुआ, और अंत में बलदेव सिंह आर जयानंद भारती जैसे आर्य समाजी नेता, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी प्रोमिनेंट लीडर थे, बाद में चल करके हुए, उनके प्रयासों से 1941 में हरेंद्र सिंह रावत जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके प्रयासों से यह आंदोलन कॉल ऑफ हुआ। और जहरीखाल में जो 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटी, वह यह घटी 1942 की क्रांति के दौरान में जयानंद भारती और भक्त दर्शन, जो कि कर्मभूमि पत्रिका के संपादक भी थे और भारत सरकार के ये उप मंत्री भी बने, शिक्षा राज्य मंत्री भी बने, उन्होंने झंडा फहराया था और उनको 3 महीने की सजा मिली थी। और उस जेल की कारावास के दौरान में उन्होंने बहुत बड़ी कालजयी रचना गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, इसकी रचना की। और धीरे धीरे यहाँ पर कांग्रेस और आर्य समाज के प्रभाव के चलते धीरे धीरे जो सोशल जो डिजॉर्डर था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो धीरे धीरे दूर हुआ। और गांधी को जब इस बात की जानकारी मिली कि सुदूर पहाड़ में, गढ़वाल के क्षेत्र में, वहाँ के दलितों पर इस प्रकार की सामाजिक अस्पृश्यता का व्यवहार किया जा रहा है, तो गांधी ने इसकी आलोचना की। और फिर अंत में जब ये कॉल ऑफ हुआ, तो गांधी ने पुनः लेख लिख करके यहाँ के लोगों को धन्यवाद दिया। मैं समझता हूँ कि जहरीखाल के बहाने उस स्थानीय इतिहास लेखन की कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख उपस्थित किया। क्षम्या भाव, और साथ ही साथ कुछ और भी तकनीकी परेशानियां रही, जिसके चलते मैं पूरी बात नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। साथ ही साथ चूंकि इसका जो हमारा जो एक वेब सेमिनार हो रहा है, इसका जो एक स्थल है, जो सेंटर है, वो केरल है। तो केरल उत्तराखंड का जो संबंध है, वह करीब 1000 वर्षों का संबंध है। आप सभी जानते हैं कि आज भी बद्रीनाथ के मंदिर में जो पुजारी होंगे वो नंबूदरी ब्राह्मण ही होंगे। तो यह एक जो सामाजिक संस्कृति जिसकी अवधारणा मध्यकाल में आती है, तो कल्टिक इंटीग्रेशन जिसको बीडी चट्टोपाध्याय कहते हैं, यह जो है सो 10वीं शताब्दी से शंकराचार्य के समय से ही शुरू हो रहा था, जो कि वो हिमालय की तलहटी से लेकर के, हिमालय की कंदराओं से लेकर करके समुद्र पर स्थित केरल तक पहुंच रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, अवसर दिया, और बड़े ध्यान से आपने सुना। सो थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूंकि समय की अपनी सीमा है, इसलिए हमें रोकना पड़ रहा है। और आपने हिमालय के गोद में बसा हुआ एक गांव गहरी के माध्यम से उत्तराखंड के गांव से परिचय कराया, वहाँ की संस्कृति से परिचय कराया, उसके इतिहास से परिचय कराया। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए उत्तराखंड के ही निवासी हैं और अभी जर्मनी में रहते हैं, भारतविद हैं, डॉक्टर राम प्रसाद भट्ट सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण दें। नमस्कार, आप सबको जर्मनी की इस धरती से भारत की भूमि को प्रणाम। आप मुझे सुन पा रहे होंगे, आशा है। जी सर, जी सर। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रोफेसर चौबे जी, आपकी शक्ति, ऊर्जा और संकल्पना के लिए बधाई देता हूं। और आई रियली एडमायर दिस कि आप इतने सक्रिय हैं और इतने सारे कार्यक्रम करवाते रहते हैं। ये रियली इम्प्रेसिव एंड आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम यू अ लॉट। क्रिएटिव हिस्ट्री ग्रुप, रंगश्री और बक्सर ग्रुप और अन्य सभी आयोजकों को मेरी बधाई और शुभकामनाएं। साथ साथ मैं आप लोगों से आदरणीय चौबे जी के माध्यम से पिछले वर्ष जुड़ा, और मैं देख रहा हूं कि आपका पूरा ग्रुप इतना सक्रिय, और सक्रिय ये सिर्फ ऐसी वैसी नहीं है, ये बहुत ही वास्तव में क्रिएटिव है, और बहुत सारी चीजें निकल करके आई हैं, और बहुत सारा मेरे ख्याल से हम सबको सीखने को मिला है। आज के जो, और खास करके जो आपने जो जिक्र किया रश्मि जी ने, रामायण चौबे जी के जो ये परंपरागत जो ये व्याख्यान माला है 2013 से और हर वर्ष करना,
और वो भी इतने सारे लोग इससे जुड़े, इतने बड़े बड़े नाम इससे जुड़े हैं। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूँ कि आपने मुझे इससे जोड़ा। और अवश्य और निश्चित तौर पर इस पर आप जो कर रहे हैं उस पर मुझे लगता है कि मुझे एक छोटी रिपोर्ट कम से कम हमारी जो जर्मन पत्रिका है उसमें देनी चाहिए। मुझे आशा कि कुछ महीनों बाद, सप्ताहों बाद शायद मैं इस पर कुछ कर पाऊँ और छप जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, राम आप प्रसाद सब जी। इस यू ऑल डिजर्व दिस डेफिनेटली। तो मैं दुर्भाग्य से कल नहीं जुड़ पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज सुबह भी नहीं समय पर जुड़ पाया, उसके कुछ कारण थे, चौबे जी को मालूम है, यहाँ शायद उसका जिक्र करना उचित नहीं होगा। पर हाँ, ये समस्या वास्तव में भारतीय ग्रामीण समाज और भारतीय जो क्या कहना चाहिए शहरी समाज और भारत में जो शहर में खास करके दिल्ली में जो होता है उसकी जो उथल पुथल जहाँ होती है तो उसका प्रभाव वास्तव में पूरी दुनिया पर पड़ता है। और उसके भुक्तभोगी हों या उसका जो अच्छा प्रभाव पड़ता है उसका हम पर भी यहाँ पड़ता है। रश्मि जी ने इतना सुंदर जो पृष्ठभूमि, इतनी सुंदर पृष्ठभूमि इस कार्यक्रम के बारे में दी। और वास्तव में सामाजिक परंपराओं का जो विशेष प्रभाव हमारे जो आम जीवन पर पड़ता है, या जो विकास पर पड़ता है, या जो सामाजिक लेखन के साथ साथ अभी बहुत चर्चा हुई है इतिहास लेखन पर पड़ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पर मैं बाद में आऊंगा कि जो बाद के वक्ता थे उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से इस पर विचार किया है। और देश का जो इतिहास है उसको समझने के लिए, खास करके हम जैसे लोगों के लिए, अगर आप भारतविद हैं और पश्चिमी दृष्टि से भारत को समझना चाहते हैं तो गांव को समझे बिना आप वास्तव में भारतीय समाज को नहीं समझ सकते। और मुझे महसूस होता है हर बार जब भी यहाँ पर किसी तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो हमें लगता है कि हम भारत को कितना जानते हैं। चूंकि मैं स्वयं भारत में पैदा हुआ, उत्तराखंड में पैदा हुआ, वहाँ जानता, कुछ सीखा है, वहीं पढ़ाई की, अधिकतर पढ़ाई भारत ही में की, काम भी किया, मसूरी में रहा और फिर इधर आया। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हमें वास्तव में भारत में गांव और ग्रामीण जीवन से संबंधित या ग्रामीण जीवन में लोक में जो ज्ञान परंपराएं उपलब्ध हैं उसके बारे में हमें वास्तव में बहुत कम ज्ञान है, अभी भी बहुत कम ज्ञान है। और उसका वास्तविक संदर्भ जो आपने दिया रश्मि जी, जलवायु परिवर्तन, जिस पर अभी दुनिया में आप देख रहे हैं क्या नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा। एक अच्छी बात यह है कि अभी 8 से 14 नवंबर तक हम यहाँ हैम्बर्ग में एक पूरा एक तरह का मेला हम लगा रहे हैं यहाँ पर, वो भारत इंडिया वीक के नाम से। तो उस पर बहुत सारा विचार होगा। और अच्छी बात यह है कि मेरे जो कलीग हैं क्लाउस पीटर सोलर, वो लिंग्विस्ट हैं और एथनोलॉजिस्ट हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनका काम वास्तव में उत्तराखंड के जो रवाई क्षेत्र है उस पर विचार करेंगे। और वो तो काम करते हैं ईरान से लेकर के और फिर उत्तराखंड तक पहुंचते हैं। और दूसरे जो कलीग होंगे वो तेज भाटिया, वे लिंग्विस्ट हैं और सिराकुस विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। तो वो भी भारत में खास करके जो भाषा की आपने बात की कि भाषा की जो दृष्टि है या भाषा के माध्यम से हम गांव को कितना जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, जो जितनी सारी घटनाएं हुई, चाहे वो राजनीतिक हो, भौगोलिक हो, ऐतिहासिक हो, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम के जो गीतकार करते थे, वो तो एक तरह से बहुत सारे लोग उनको आशु कवि कहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि वे वास्तव में वास्तविक इतिहासकार हैं। आपको दुनिया, मतलब उत्तराखंड से शुरू कीजिए और तमिलनाडु तक अगर आप जाइएगा, और यहाँ तक कि मुझे अवसर मिला 2018 में नॉर्थ ईस्ट जाने का, मणिपुर और असम वगैरह का, तो सब जगह मुझे ये दिखा कि वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रभाव है लोक गीतों के माध्यम से जो उभर कर आता है, उसके माध्यम से हम गांव का जो इतिहास है, लोगों का जो इतिहास है, लोगों का जो जीवन है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उन सब के बारे में अधिक जान सकते हैं। और वही नहीं, हमें ताज्जुब होता है जान करके कि ग्रामीण क्षेत्र का जो
मानव है, जो मनुष्य है, उसके जो सोच है, वो तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में इतनी सारी जानकारी प्रस्तुत करता है, इतना डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि आपको ठेठ उत्तराखंड का मैं बात कर रहा हूँ, आपको रैणी गांव का नाम आपने सुना होगा, और जो रवाई क्षेत्र उत्तरकाशी का नाम सुना होगा, वहां के लोकगीतों में हिटलर अचानक पैदा हो जाता है और सुभाष चंद्र बोस का जिक्र हो जाता है। तो ये जो सिलसिला है या उसकी कुछ न कुछ हमें वहां पर मिल जाती हैं चीजें, और उसको समझने के लिए दुर्भाग्य ये हुआ जो आपने कहा सही में, और मेरे ख्याल से हमारे दुर्भाग्य से जो चल बसे हमारे बुजुर्ग और बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के कवि मंगलेश डबराल, वो जो एक इशारा करते हैं, बहुत 4 पंक्तियों की कविता है, और अच्छी बात यह है कि इस कविता का जर्मन अनुवाद हुआ और वो यहाँ जर्मनी के एक छोटे से शहर में उनका एक मोटो बन गया। वो उनकी जो कविता है, मैंने शहर को देखा और मैं मुस्कुराया, वहां कोई कैसे रह सकता है, यह जानने मैं गया और वापस न आया। सिर्फ ये 4 पंक्तियां मेरे ख्याल से हमें इतना सारा बता देती हैं कि जो हमारा माइंडसेट बदल रहा है विकास की दौड़ में, वो सब उसमें समाहित हो जाता है। उसके बाद मैंने चेक किया कि कितनी सारी चीजें जो कविताओं में उभर कर आई हैं और लोक साहित्य में, लोक गीतों में उभर कर आई हैं, और जो लोक गीत हैं उनका जो इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन हुआ है, आपको मालूम होगा कि पिछली कांग्रेस की जो सरकार थी, उससे पहले की जो नारायण दत्त तिवारी जी की जो सरकार थी, उसके जाने की पृष्ठभूमि में नरेंद्र सिंह नेगी, जो उत्तराखंड के एक बहुत बड़े गायक हैं, उनका सिर्फ एक लोकगीत था, उनका एक गीत था, जिसकी वजह से नारायण दत्त तिवारी जी को जाना पड़ा। उसके बाद उनकी जो निजी जिंदगी है उसके बारे में इतना सारा कुछ सामने आया कि वो फिर एक मुद्दा बन गया और कांग्रेस की भी किरकिरी हो गई उत्तराखंड में, जबकि तिवारी जी एक बहुत बड़े नेता थे और बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव काम उन्होंने किया। कहावतों, और आपने जिक्र किया सूरीनाम, मॉरिशस, तो उनको तो भुलाया नहीं जा सकता। उसको आप जो प्रवासी साहित्य का जब अध्ययन करते हैं तो सब उसमें आ जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी आपने जिक्र किया, और गांधी की जो आइडियोलॉजी है उसका आपने जिक्र किया। मेरे ख्याल से वो हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आधुनिक भारत का जो राजनीति है और जो परिप्रेक्ष्य है, विकास की जो नीति है, उस पर अगर आप गांधी को छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर आप भारत का जो विकास है वो एक दिशा उसकी भटक जाएगी। क्योंकि गांधी ने बहुत सोच विचार के बाद, मुझे लगता है बहुत सारा अध्ययन करने के बाद इस पर विचार किया, और उन्होंने जो पश्चिम का जो साहित्य है उस पर भी विचार किया, और अफ्रीका में रहे तो निश्चित तौर पर उन्होंने अफ्रीका को भी ध्यान में रखकर ये बात कही है। और जो प्रयोग किया है, चाहे वो आप जिस तरह सूती कपड़े की बात करते हो या बकरी की दूध की बात करते हो, या फिर जो जानवर हैं उनको न मारने की बात करते हो। अगर आप सेवाग्राम जाएंगे, मुझे लगभग मैं तो 10-12 बार वहां हो आया हूँ, सौभाग्य है मेरा, तो वो सांप को न मारने की बात हो या कोई और कारण हो, उसका सब एक कोई ना कोई कारण उसके पीछे है, और वो सीधा जो हमें उत्तर देता है वो इकोलॉजिकल कंडीशंस, इकोलॉजिकल रीजंस। तो इतिहास सिर्फ जो अभी संजय जी बात कर रहे थे, इतिहास, कोरा इतिहास जो एक तरह से सिर्फ विश्वास करता है सैद्धांतिकी पर और छोड़ देता है गांव का जो जीवन है और गांव के जो विचार है, गांव की जो परंपरा है उसको, तो निश्चित तौर पर आप भारत को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। और ये बहुत बड़ा कारण है, और जो उथल पुथल आप आज देख भी रहे हैं, मुझे लगता है ये उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जो अभी जो फोर्सेस जो काम कर रही हैं भारत में, वो इसका बहुत फायदा उठा रही है, और उसका कारण ये है, मेरी एक बार मैंने रोमिला थापर जी को सुना था, वो यहाँ भी आई थी, तो इस पर विचार हुआ, लेकिन भारत में किसी वजह से लोग उस पर विचार नहीं कर पा रहे हैं। उसका मुझे मालूम है कि कारण क्या है, लेकिन इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, और इसमें क्रिएटिव हिस्ट्री ग्रुप, रंगश्री और बक्सर ग्रुप का जो योगदान है, ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। और खास करके मुझे लगता है कि JNU जैसे विश्वविद्यालय के लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो
becomes really important and impressive as well. वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि ये जो विदेश में जो स्कॉलर्स काम कर रहे हैं वो इसको एक तरह से एक ट्रस्टवर्दी डिस्कोर्स के रूप में लेते हैं, और मुझे लगता है कि इस पर आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आगे। गांव को जोड़कर, और जो आपने नामकरण की बात की संजय जी ने और उत्तराखंड के संदर्भ में बात की, बहुत दिलचस्प है वो। तो उसके बिना आप उत्तराखंड के जीवन को ही नहीं बल्कि आप भारत के किसी भी, सत्यार्थी जी को आप ले लीजिए, सत्यार्थी जी हिंदी के इतने बड़े लेखक रहे हैं और उन्होंने कितने लोकगीतों का संपादन किया, उनको इकट्ठा किया। जिस तरह से मैं देखता हूं कि जर्मनी में गेब्रूडर ग्रिम हुए, उन्होंने पूरी जर्मनी से लेकर के और यहाँ तक कि नियर ईस्ट तक के लोकगीतों का संरक्षण किया, संपादन किया, और जर्मन लोगों को नियर ईस्ट को समझने में इससे बड़ी मदद मिली। उस पर आज ताज्जुब करेंगे कि उस पर आज भी लोग काम कर रहे हैं। जो लोकगीत, जो लोक साहित्य गेब्रूडर ग्रिम ने कई शताब्दियों पहले मतलब उसका डॉक्यूमेंटेशन किया था, उस पर आज भी विचार हो रहा है। और भारत में भी आप देख रहे हैं हो रहा है, लेकिन उसको जो है, जो मेन स्ट्रीम जो हिस्टोरिकल डिस्कोर्स है, वो दुर्भाग्य से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उत्तराखंड के बारे में आपकी जो बात की संजय जी ने, उसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन समय की कमी है। लेकिन मैं आप सिर्फ दो चीजों की ओर इशारा करूंगा। आपने जो 1857 की क्रांति की बात की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है उसकी वजह से उत्तराखंड के लोक मानस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, और वो इसलिए कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के पूरे सामाजिक जीवन का ताना बाना है वो तो जंगल पर आधारित है, और वो होने की वजह से लोगों का जो क्या कहना चाहिए, उनका जो दैनिक जीवन है उसमें बहुत सारा परिवर्तन उसके बाद आता है। लगभग 1840 से पहले दुर्भाग्य से कोई ऐसा हमें इतिहास नहीं मिलता है उत्तराखंड में जंगलों के उपयोग के बारे में। और वहाँ जब लगभग 1860 और 71 के बाद वहाँ के जो राजा होते हैं वो जंगलों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर लेते हैं। उससे पहले लगता यह है कि उस पर जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र थे उनका अधिकार रहा होगा, क्योंकि उनका पूरा जीवन उसी से चलता था, चाहे वो जलाने की लकड़ी हो, घास हो, या जानवरों का देख रेख हो, उनको चराना हो, भूमि हो, कुछ भी हो, सब उसी पर आधारित था। और इससे पहले जिक्र हुआ, संजय जी ने गोरखानी का जिक्र किया, गोरखाली का, और अंग्रेजों ने जो किया, गढ़वाल उत्तराखंड को बांट दिया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, आधे गढ़वाल को भी, लगभग 1815-1816 में। और उसके बाद जो विकास होता है वो बड़ा दिलचस्प है। और लेकिन जो लोक मानस है, जो लोक है, उसने किस तरह से इतनी, क्या कहना चाहिए, जो लड़ाई की राजा के विरोध में, अंग्रेजों के विरुद्ध, वो बहुत ही दिलचस्प है। वन पंचायतों का गठन होता है उसके बाद, और मैं समझता हूँ कि रैणी और एक जो क्षेत्र है रवाई क्षेत्र का जो जिक्र होता है, जब राजा ने लोगों की जमीन पर भी अपना अधिकार जमाने की बात कही, तो रवाई में बिल्कुल जो है वो रिवोल्ट हो गया। लोगों ने अपनी वन पंचायतें बना दी, लोगों ने अपने कानून बना दिए वहां पर। उसके बाद जो राजा थे तिहरी के, उन्होंने वहां अपनी सेना भेजी और पता नहीं कितने, कहते हैं कई सैकड़ों लोगों को मार दिया गया था, ब्रूटली, दे वर ब्रूटली मर्डर्ड। और उसके बाद जो पूरे उत्तराखंड में एक लहर सी आ जाती है, उसका जो क्या कहना चाहिए, वो एक तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, और बहुत ही उसका जो उदाहरण है मुझे आज नहीं दिखाई देता, दुर्भाग्य से कहीं नहीं दिखाई देता। उसकी कुछ एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसकी कुछ छवि या उसकी कुछ एक तरह की जो आगे की जो कंटिन्यूटी है वो दिखाई देती है। 1930 के बाद जब चक्रधर जुयाल ये करते हैं, उसको कहा जाता है रियासत के खिलाफ विद्रोह जब करते हैं, तो आगे लोग उस पर चुप नहीं बैठते हैं, उसको लोकगीतों के माध्यम से, जागरण के माध्यम से और कई दूसरे माध्यमों से उसको आगे बढ़ाते हैं, और राजा को बिल्कुल
कन्फेस करना पड़ता है, उसको अपने रिट्रैक्ट करना पड़ता है कि जो बहुत सारे जो कानून थे, नियम थे, उनको हटा देना पड़ता है और लोगों को उनका जो अधिकार है जंगलों पर उसको दे देना पड़ता है। उसकी जो कंटिन्यूटी में हम देखते हैं, आप सबको मालूम है कि जो चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है वो उसी का एक प्रतिफल है। मुझे याद है एक बार मैं आदरणीय स्वर्गवासी सुंदरलाल बहुगुणा जी के आश्रम में था और हम लोग इस पर विचार कर रहे थे। सौभाग्य मेरा कि मैं उनके आंदोलन से जुड़ा, क्योंकि मैं उस समय स्कूल का विद्यार्थी स्कूल जाता था और उनका जो आश्रम था सिलियारा में घनसाली के पास, मेरे स्कूल से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर था। तो ये एक तरह से वहां से भी कुछ सीखने को मिला। और वो बताते थे कि चक्रधर जुयाल का हमेशा जिक्र आता था। वो चक्रधर जुयाल 1930 में दीवान हुआ करते थे तिहरी के राजा के, और वही एक व्यक्ति था जिसने जो आजाद पंचायत की घोषणा के बाद रवाई में उन लोगों पर गोलियां चलवाई थी। तो वो एक ऐसा व्यक्ति ही से क्रूक, उसकी जो छवि है पूरे गढ़वा उत्तराखंड में, वो एक इस तरह की छवि है कि जो आपको मतलब एक अलग तरह की छवि है। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 1977 में वन आंदोलन शुरू हो गए, और फिर डूबी पैतोली आंदोलन, और उसके बाद पाची राखो आंदोलन, फिर बहुत सारे आ जाते हैं। लेकिन जो रैणी का जो आंदोलन है, जो चिपको आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, उसकी शुरुआत महिलाओं ने की थी। तो मैं सोचता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के इतिहास को जो है समझने के लिए ग्रामीण परंपराओं का अध्ययन बहुत जरूरी है। वहाँ की महिलाओं के जो गीत हैं उनको जानना जरूरी है, और इसके माध्यम से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ समय ज्यादा ले लिया मैंने, तो मैं क्षमा चाहूंगा। और मैं सभी वक्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ, इतनी अच्छे व्याख्यान आपने दिए, और जो आयोजक हैं उनको मेरा सत प्रणाम एक बार और बहुत बहुत बधाई आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक पंक्ति है साबिर गुदर की, कहावतों, लोकगीतों और कहानियों की एक खूबसूरत नगरी थी वो, उसी नगरी की तलाश है मुझे। यह कार्यक्रम उसी नगरी की तलाश की ओर बढ़ रहा है, जहाँ कहानियां छुपी हैं, लोकगीत छुपे हुए हैं, कहावतें छिपी हुई हैं, और उन कहानियों, लोकगीतों और कहावतों में वहाँ का इतिहास, वहाँ की संस्कृति छिपी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अगले सत्र की ओर प्रवेश करेंगे। उसके पहले मैं 1 मिनट का पॉज करूंगा, बस रिकॉर्डिंग ब्रेक करने के लिए।